देखो फिजिक्स का जो अपना 5वां लेसन है विद्युत धारा, इसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कल अपनों ने बात की थी कि गतिशीलता क्या होती है, अपवहन वेग क्या है, अपनों ने धारा और अपवहन वेग में संबंध का सूत्र स्थापित किया था। ये सारी राशियां कल अपनों ने निकाली थी विद्युत धारा के अंदर। आज अपने बात करेंगे ओम का नियम क्या है, प्रतिरोध के बारे में। ओम का नियम, ओम का नियम। देखो ओम का नियम हम सब पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी प्रतिरोध है, कोई भी चालक तार है जिसके अंदर अपने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर उस तार के दोनों सिरों के बीच जो विभव में अंतर आता है, उसका जो मान है वो उस तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। आई, जैसे ये अपने पास एक तार है, ए बी एक तार है जिसमें कैपिटल आई मान की धारा अपने प्रवाहित करते हैं। आर यहाँ पर तार के प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करता है, और पर तार के सिरों के ऊपर, अपने दोनों सिरों के ऊपर विभव में अंतर या विभवांतर नापने वाला जो उपकरण होता है वो होता है वोल्ट मीटर, जो प्रतिरोध के सदैव पार्श्व क्रम में लगाया जाता है। तो प्रश्न क्या कहता है, या ओम का नियम क्या कहता है कि इस तार में धारा प्रवाहित होने के बाद इस तार के दोनों सिरों के बीच में जो विभव में अंतर आएगा, अर्थात जो V होगा, वो इस प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, अर्थात V समानुपाती I। ये ओम का नियम है कि विभवांतर है वो तार के सिरों में या तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। आपने यहाँ से समानुपाती साइन हटाते हैं तो एक समानुपाती नियतांक आता है, जिसे हम किसी भी तार या चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, कैपिटल R से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो V बराबर RI या V बराबर IR। ये विभवांतर प्रतिरोध R है, यहाँ पर V विभवांतर है, और I यहाँ पर क्या है, धारा है। ये ओम का नियम कहलाता है। अर्थात कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंदर विद्युत धारा और विद्युत विभव दोनों एक दूसरे के साथ रैखिक रूप से बढ़े, एक समान बढ़े, तो वो ओम का नियम। जैसे इसको अपने ग्राफ के अंदर ट्रेस करें, ये अपने पास है एक्स एक्सिस, ये अपने ले लेते हैं वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्स है। एक्स एक्स पे अपने विभवांतर ले लेते हैं V वोल्ट में, और वाई एक्स के ऊपर अपने धारा लेते हैं I एम्पियर में। अब इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक समानुपाती रेखा आएगी, एक ऐसी सीधी रेखा आएगी जो दोनों के मूल बिंदु से, यानी कि दोनों एक्सों के साथ जिसका कोण समान होगा। ये भी 45 और ये वाला भी कितना होना चाहिए, 45। तो ये जो समानुपाती जो रेखा है दोनों के बीच में जो संबंध दर्शाती है, तो ये ओम के नियम का जो ग्राफ, ये निरूपण है। अगर ओम के नियम को ग्राफ के अंदर बनाना हो तो आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि विभवांतर और धारा दोनों एक दूसरे के साथ एक समान रूप से बढ़ते हैं। तो ये ओम का नियम कहलाता है। अब अपने बात करते हैं, देखो पहले थोड़ा सा मैं प्रतिरोध का मात्रक, अपनों ने लिखा था V बराबर RI, तो यहां से R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। R यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक था जिसे किसी भी चालक का क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। तो R बराबर V अपॉन I। अब इसका मात्रक लिखते हैं। एक तो डायरेक्ट जो प्रतिरोध है ये ओम ने दिया था, तो इसके अपने नाम पर ही प्रतिरोध का मात्रक क्या रख दिया इसने, ओम। ये ओम का सिंबल होता है, या ये पूरा नाम लिख दो ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा, या V यहाँ पर क्या है, विभवांतर, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट, बटे I क्या है यहाँ पर, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम या वोल्ट प्रति एम्पियर। अब इसकी वीमा लिखते हैं अपने, तो ओम है जो डायरेक्ट, इसके लिए तो कोई वीमा का प्रतीक नहीं होता है, अपने यहाँ से इसकी वीमा निकालेंगे। तो वीमा निकालेंगे तो अपनों ने V की वीमा निकाली थी विभव के लिए, जिसका सूत्र था V बराबर W बटे Q। 10वीं में भी था विद्युत विभव
किसी भी आवेश या परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लेकर आने में किया गया कार्य तथा जिस आवेश को लाया जाता है, इन दोनों का जो अनुपात है वो विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर कहलाता है। V बराबर W बटे Q। तो यहाँ से W का सूत्र कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन बटे आवेश पड़ा है। बल क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण dx अपॉन Q पड़ा है। त्वरण क्या होता है, dv अपॉन dt। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण होती है। वेग क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या होता है, dx और dq। ये आ जाएगा। इन सब का मीनिंग एक ही है, v बराबर W अपॉन Q। W कार्य, कार्य का सूत्र होता है F डॉट dx। dx विस्थापन है, F बल है, बल का सूत्र होता है ma। m द्रव्यमान है, a है त्वरण, ये होता है वेग में परिवर्तन की दर dv अपॉन dt। dx बटे q, m पड़ा है, v d अपॉन dt पड़ा है, वेग होता है dx बटे dt। तो क्या हो जाएगा, d स्क्वेयर x बटे dt स्क्वेयर इंटू dx अपॉन q। अब यहाँ से लिख लो इसकी विमा, या इसको और आगे कन्वर्ट करें तो यह आ जाएगा m d स्क्वेयर या डी क्यूब हो जाएगा यहाँ पर बटे dt स्क्वेयर बटे एम्पियर इंटू सेकेंड। होगा कि नहीं होगा, देखो m की जगह m पड़ा है द्रव्यमान, एक d, ये dx स्क्वेयर है या d स्क्वेयर x है, और ये अपने पास क्या है dx। तो कितना हो गया, d की पावर 3x अपॉन dt स्क्वेयर अपॉन q। q का डायरेक्ट कोई विमा नहीं होती, q को अपने चेंज कर सकते हैं, क्योंकि I बराबर अपन ने पढ़ा था q अपॉन क्या होता है t। तो यहाँ से q बराबर क्या आएगा, I इंटू टी। q का मान आएगा I इंटू टी। तो यहाँ से q का मात्रक होता है कूलाम आवेश का, धारा का मात्रक एम्पियर और समय का मात्रक सेकंड। तो एक कूलाम का जो मान है वो एम्पियर इंटू क्या होता है, सेकंड होता है। तो q की जगह आप एम्पियर इंटू सेकंड लिख सकते हैं, या I इंटू क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। अब ये कंप्लीट अपने पास चेंज हो गया, या एक बार मैं इसमें I और t लिख देता हूँ, एक बार I इंटू टी। यानी अब अपने विमा लिखते हैं, तो विमा लिखेंगे तो इसमें द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा किसके ऊपर आती है, m के ऊपर। तो m की पावर कितनी आएगी, 1। फिर इसमें दूरी है, ये रही दूरी, कितनी है 3। तो l की पावर कितनी आ जाएगी, 3। फिर आएगा समय, समय कितना है, ये dt स्क्वेयर, ये भी नीचे आएगा 1t, ये रहा, तो कितना हो जाएगा t की पावर -3। और धारा की विमा किस पे आती है, a पर, a की पावर भी ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1। तो विभव की या विभवांतर की विमा होती है m1 L3 t-3 a-1 बटे क्या है, एम्पियर। तो यहाँ पर रख देते हैं, वोल्ट की विमा अपने पास है ही, m1 L3 t-3 a-1 बटे धारा की विमा यहाँ पर क्या होती है, a1। ठीक है, विमा तो पता है सबको कि धारा के लिए जो विमा है वो a पर लिखी जाती है, द्रव्यमान की m पर लिखी जाती है, दूरी की l पर लिखी जाती है, समय की t पर लिखी जाती है। तो अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m1 L3 t-3 a-2, क्योंकि -1 ऑलरेडी ऊपर है और ये नीचे से 1 ऊपर जाएगा, तो नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2। तो यहाँ पर आ जाएगा m1 L3 t-3 a-2। ये किसकी विमा होती है, प्रतिरोध की। अब बात करते हैं, देखो अपने ओम के नियम का सत्यापन। ओम नियम का सत्यापन। ओम नियम का सत्यापन। देखो ओम का नियम हम सारे जानते हैं, V बराबर आई आर या आर आई, ये ओम का नियम होता है। इसको अपने को प्रूव करना है, ये चीज़ अपने को सिद्ध करनी है।
देखो कल अपनों ने पढ़ा था कि कोई भी एक धातु का टुकड़ा लेते हैं, एक चालक तार लेते हैं, उस तार के अंदर अपने कैपिटल आई मान के या धारा प्रवाहित करें अपने, तो धारा प्रवाहित होने से उस धातु के टुकड़े के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जब उस पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसके प्रभाव में वो इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ करते हैं। जब चलते हुए दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने से धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न हो जाती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है, और उस बाधा का नाम क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और उस बाधा के कारण ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा के रूप में जो ऊर्जा का क्या होता है, लॉस होता है। उष्मा तार आप देखा होगा आपने कि कोई भी विद्युत तार है उसमें लंबे समय तक अपने धारा प्रवाहित करें तो वो तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। हमेशा आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं घरों का जो विद्युत तार होता है, अगर आपने हाई वोल्टेज की मोटर जैसे आगे लगा दी तो वो तार जल्दी गर्म होगा, अगर उसमें से कम धारा प्रवाहित होगी तो वो धीरे धीरे गर्म होगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा वोल्टेज देंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की टक्कर क्या होगी, जल्दी जल्दी होगी, और उसके कारण बाधा ज्यादा आएगी, और बाधा ज्यादा आएगी तो उष्मा या ऊर्जा की हानि क्या होगी, ज्यादा होगी। ये सिद्ध करना है। तो कल अपनों ने बात की थी कि एक अपने पास कोई भी एक धातु का टुकड़ा था, एक लोहे की रोड या सरिया था अपने पास, जिसके अंदर सामान्य अवस्था में मुक्त ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो धातु की सतह के अंदर रहते हैं, ये सतह से बाहर नहीं आते हैं। अब जब इसके ऊपर अपने प्रबल बाह्य विद्युत क्षेत्र लागू करते हैं, यानी कि बैटरी आरोपित कर देते हैं, विभवांतर लगा देते हैं, तो उसके प्रभाव में ये कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर धातु की कहाँ पर आ जाते हैं, सतह पर आ जाते हैं, और ये चलना शुरू कर देते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन चलने लग जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में क्या बहने लग जाती है, विद्युत धारा का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो एक सिरे से इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे पर आ रहा है तो ये कुछ वेग से चलेगा, और उस वेग का कल अपनों ने जिक्र किया था, क्या था, अपवहन वेग Vd। क्या परिभाषा दी थी कि किसी भी धातु पर बाह्य क्षेत्र आरोपित करने के पश्चात उसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों के अलग अलग वेगों का जो औसत मान होता है उसका नाम क्या था, अपवहन वेग था। तो ये अपवहन वेग होगा, यानी कि वेग है वो इस v पर निर्भर करता है, वेग है वो किस पर निर्भर करता है, I पर। और अपनों ने इसका संबंध का सूत्र कल निकाल दिया था। क्या निकाला था, विद्युत धारा I तथा अपवहन वेग Vd में संबंध, इन दोनों में संबंध का सूत्र निकाला था अपनों ने, और वो अपने पास आया था I = NaeVd। ये सूत्र कल अपनों ने स्थापित किया था, I = NaeVd। I थी विद्युत धारा, N था इस धातु के टुकड़े के इकाई आयतन में छोटे से भाग में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, A था इस धातु का जो टुकड़ा है इसका ये क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A कैपिटल, A था इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण, और Vd था क्या कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे तो इसके अंदर वेग होगा, और उस वेग का नाम क्या होगा, अपवहन वेग। तो ये संबंध का सूत्र आया था। यहां से इसको मैं लिख सकता हूं I/A NeVd, इसको लिख सकते हैं JNeVd, क्योंकि J यहाँ पर क्या होता है, धारा घनत्व है। कल परिभाषा पढ़ी थी अपनों ने, धारा घनत्व है, प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। तो I में A का भाग देंगे तो J आएगा, धारा घनत्व का मान ये आ जाएगा। तथा हम जानते हैं कि अपवहन वेग, इसका सूत्र अपनों ने निकाला था Vd = E/m। ये भी कल सूत्र निकाला था अपनों ने कि किसी भी धातु का, जैसे ये धातु का टुकड़ा है, इसके अंदर अगर n संख्या में इलेक्ट्रॉन विद्यमान है तो
तो इन इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग कितना आएगा? तो उसका सूत्र अपने पास आया था Vd इक्वल्स टू ई टो बार बटे एम। यहाँ माइनस लगा सकते हो, बिल्कुल सही रहेगा। माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और सीधा ई लगा रखा है, इसका मतलब क्या है? धनावेश है। मान दोनों का इक्वल होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये अपने पास Vd का मान आया था ई टो बार बटे एम। ये मान अपने यहाँ रख देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा? J इक्वल्स टू एन ई, Vd का मान आएगा ई टो बार बटे एम, और ये हो जाएगा J बराबर एन ई स्क्वेयर ई टो बार बटे एम। ये हो जाएगा एन ई स्क्वेयर टो बार बटे एम इंटू ई। देखो गुणा में संख्या आगे पीछे लिखी है मैंने, ई को बाद में लिख दिया, टो बार को क्या लिख दिया? पहले। और इसको लिख सकता हूं मैं J बराबर सिग्मा ई, यहाँ सिग्मा बराबर एन ई स्क्वेयर टो बार बटे एम चालकता है। देखो n क्या था यहाँ पर? किसी भी धातु के टुकड़े के इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये फिक्स होती है, 1 होगी 20 होगी कितनी होगी। E क्या था? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान, ये भी फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो बार क्या था? माध्य विश्रांति काल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से चलकर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने से पहले जो समय लेता है उसका नाम होता है विश्रांति काल। और सभी का अलग अलग विश्रांति काल निकाल के इलेक्ट्रॉनों का जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स है उसका भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा? माध्य विश्रांति काल। ये भी प्रत्येक धातु के लिए फिक्स होता है, नियत होता है। तो बार बटे एम, ये भी नियत है। m एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ये भी नियत है। तो n भी नियत है, e भी नियत है, टो बार भी नियत है, और m भी क्या है? नियत। ये सारी की सारी चारों राशियां कैसी हैं? नियत। तो इसको मैंने क्या मान लिया? सिग्मा। और सिग्मा क्या कहलाती है? किसी भी चालक की, किसी भी चालक पदार्थ की या धातु की क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है। तो यहां से J बराबर आ गया सिग्मा इंटू ई। J धारा घनत्व है, ये कौन सी राशि होती है? सदिश। चालकता अदिश है, और विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है? सदिश। तो J सदिश इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई सदिश। अब अपने ओम का नियम निकालते हैं। आप डायरेक्ट यहां से भी इसको काम में ले सकते हो। J बराबर सिग्मा ई। हम जानते हैं कि धारा घनत्व तथा चालकता में निम्न संबंध होता है। J बराबर सिग्मा ई। इसके बाद अपने इसको हल कर सकते हैं, या बुक्स में अगर आप पढ़ते हो तो ये कंप्लीट शुरू से आपको ये किया जाएगा। आप देखो इसको आगे हल करते हैं हमने। J बराबर सिग्मा ई, इसको मैं लिख सकता हूँ I बटे A। जब I बटे A को J लिख सकते हैं तो J बटे I को, J को भी क्या लिख सकते हैं? I बटे A बराबर, ये सिग्मा पढ़ा है, इसको लिख सकता हूँ मैं V बटे L। ये अपनों ने पहले या दूसरे लेसन में पढ़ा था। V बराबर, या पीछे वाले लेसन में पढ़ा था, वहाँ से बता देता हूँ मैं आपको। चालक की धारिता का सूत्र पढ़ा था अपनों ने, C। संधारित्र की धारिता का मान निकाला था। तो उस समय चालक की या संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत विभवांतर का मान निकाला था, वो दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये सूत्र मैंने लिखा था यहाँ, ये सिद्ध किया था अपनों ने। ये प्लस पट्टिका है, ये माइनस पट्टिका है। इन दोनों के बीच की दूरी मानी थी अपनों ने स्मॉल d। इनके बीच का विद्युत क्षेत्र था अपने पास E। तो इन दोनों के बीच में जो विभवांतर था उसका सूत्र था V बराबर
E इंटू डी, दोनों पट्टिकाओं के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इंटू दोनों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो विद्युत विभवांतर कहलाता है। V बराबर E इंटू डी। तो यहाँ से अपने पास दूरी मैंने यहाँ D लिखी थी तो D आ गई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ V बराबर E इंटू एल। अगर दूरी L मानूंगा तो D की जगह क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो यहाँ से E बराबर क्या आ जाएगा, V बटे L। E की जगह क्या रख दिया हमने, V बटे L। और ये भी फॉर्मूला होता है V बराबर बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन E सदिश डॉट DL सदिश। ये सूत्र अपन ने निकाला है। दूसरा ये सूत्र भी निकाला था, ये 2 नंबर का प्रश्न आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। E बराबर था माइनस dV अपॉन dr, और ये सूत्र भी होता है, इसका और इसका मीनिंग एक ही है, V बराबर E सदिश डॉट DL सदिश। तो V बराबर E इंटू एल, तो E की जगह क्या आ जाएगा, V बटे L। अब यहां से क्या आ जाएगा, V का मान निकाला है तो ये गुण भाग में था, ये कहां पर आ गया, इधर गुणा में, और जो गुणा में था वो कहां पर आ गया, इधर भाग में। ये आ गया, इसको लिख सकते हैं देखो, सिग्मा होती है चालकता। चालकता का मतलब कि कोई पदार्थ जैसे ही उसे विभवांतर से या ऊर्जा से जोड़ा जाए तो वो कितनी ज्यादा चालकता प्रदर्शित करता है, अपने में से विद्युत धारा कितनी आसानी से प्रवाहित होने देता है, उसका नाम होता है चालकता। और ये होता है रो, इसको बोला जाता है प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं इसको, प्रतिरोधकता। एक होता है प्रतिरोध और एक होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मतलब होता है इकाई लंबाई के अंदर कितना ज्यादा बाधा है। एक तो मैं कहूं पूरे तार में कितनी बाधा है, एक कहूं मैं 1 सेंटीमीटर में कितनी बाधा है, उसका नाम क्या होता है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे हम किस से लिखते हैं, रो से लिखते हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। जिस धातु की चालकता ज्यादा होगी तो उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, कम, और जिसकी चालकता कम होगी उसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, ज्यादा। जैसे कुचालक पदार्थ है, उनकी चालकता तो होती नहीं है, बहुत ही कम होती है, शून्य, तो प्रतिरोधकता बहुत ही क्या होती है, ज्यादा होती है। चालक धातुएं वो आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित करती है तो उनकी चालकता अधिकतम होती है, तो उनके अंदर बाधा क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां था 1 बटे सिग्मा, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, रो। ठीक है, या सिग्मा यहां लिख सकते हो, 1 बटे रो यहां लिख सकते हो, एक ही बात है। ये आ गया। इसके बाद क्या आएगा, V बराबर I बटे A N। ये 10वीं क्लास में आपके न्यूमेरिकल भी था और थ्योरी का प्रश्न भी था। प्रतिरोधकता का सूत्र था कि प्रतिरोधकता जो रो होती है उसका मान RA बटे L होता है, यानी कि ये नेक्स्ट टॉपिक है। प्रतिरोध समानुपाती होता है लंबाई के और प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। ये सूत्र था आपके 10वीं में कि किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है, और उस पदार्थ की जो क्षेत्रफल का मान है उसके प्रतिरोध क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को जोड़कर ये सूत्र आया था, ये भी निकालेंगे नेक्स्ट टर्म में अपने। रो बराबर RA बटे L, तो यहाँ पर रो की जगह क्या रख दिया मैंने, RA बटे L। तो A से A कटेगा, L से L कटेगा, V बराबर क्या आ जाएगा, ये आंसर। ये ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो कि हम जानते हैं चालकता और धारा घनत्व में निम्न संबंध होता है। इसकी जगह मैंने लिख दिया I अपॉन A
सिग्मा की जगह सिग्मा और ई की जगह लिख दिया, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र है और अपने को चाहिए विद्युत विभवांतर के रूप में, तो V अपॉन एल। V बराबर इस टर्म्स को इधर लेके सारे ये आ जाएगा। 1 अपॉन सिग्मा क्या होता है, प्रतिरोधकता, रो आ गया इसकी जगह, और प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो बराबर आर ए बटे एल, ये रख दिया, तो आर ए से ए कट गया, एल से एल कट गया, तो V बराबर क्या आ गया, आई आर। ये ओम के नियम का सत्यापन होगा। अब बात करते हैं अपने प्रतिरोधकता क्या है। प्रतिरोधकता, देखो प्रतिरोधकता से मतलब क्या होता है कि किसी भी चालक में जब अपने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस धारा के प्रवाह के कारण उस चालक की इकाई लंबाई में बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण धारा का मान या जो विद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है। तो कुल मिला के बात यह कि जैसे ये अपने पास एक तार है जिसकी लंबाई मेरे पास है एल लंबाई का एक चालक तार है, अगर इसमें अपने धारा आई प्रवाहित करते हैं तो इस तार की लंबाई के कारण इस तार के धारा के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है इसके मार्ग में क्या उत्पन्न होती है, बाधा। अर्थात चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। तार छोटा सा होगा तो प्रतिरोध भी बहुत क्या होगा, कम। तार और ज़्यादा बड़ा होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, ज़्यादा। इसलिए हमेशा जो विद्युत परिपथ बनाए जाते हैं वो छोटे बनाए जाते हैं। अब वो तो ये भी सकता है इस पंखे का बटन यही क्यों लगाया है, इस पंखे का बटन अपने मेन गेट के ऊपर एक ही बोर्ड लगा दें पूरे घर का, वहाँ भी तो लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ लगाएंगे तो ये पंखा नहीं चलेगा, या चलेगा तो बहुत ही कम चलेगा। क्यों? क्योंकि इस पंखे की बटन से दूरी जितनी बढ़ती चली जाएगी उतनी ही इसकी कार्य दक्षता में क्या आती चली जाएगी, कमी। क्योंकि तार की लंबाई बढ़ेगी, तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो तार के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे, इसके कारण क्या उत्पन्न होगी, ऊर्जा या उष्मा, और तार क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। आपने देखा होगा कई बार कि मोटर के या तार होते हैं ना वो पानी की तरह पिघल जाते हैं, द्रवित अवस्था में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोड ज़्यादा है और तार की लंबाई भी क्या है, ज़्यादा है, तो उसके कारण। तो यानी कि प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। दूसरा अपनों ने बात की थी कि तार, जैसे ये तार है इसकी ज्यामिति कैसी होती है, बेलनाकार होती है। ये वर्तीय भाग होता है इसका, ये भी वर्तीय भाग रहता है, बीच का भाग कैसा होता है इसका, बेलनाकार। तो जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों होता है, देखो जैसे ये तार है इतना पतला सा, ये इसका क्षेत्रफल है 1 मीटर स्क्वायर। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो अब इनको चलने के लिए चौड़ाई क्या मिल रही है, जगह कम मिल रही है, तो ये ज्यादा टकराएंगे। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन है, मैं इनको ऐसे कर दूं, इसका क्षेत्रफल कर दूं मैं 10 मीटर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रॉन पहले से क्या टकराएंगे, कम टकराएंगे, यानी कि बाधा क्या उत्पन्न होगी, कम। तो यानी कि जो क्षेत्रफल बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध के मान में क्या होती चली जाएगी, कमी। तो R समानुपाती L, R समानुपाती 1/A, दोनों को एक साथ लिखें, अर्थात R समानुपाती L/A। अब समानुपाती साइन हटाएंगे यहां से तो क्या आ जाएगा, R बराबर ρL/A। यहां रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। R क्या यहाँ पर एक है, सॉरी रो एक समानुपाती नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो यहाँ से रो का मान क्या आ जाएगा, RA/L। इधर चला जाएगा R के साथ RA और ये L कहाँ पर आ जाएगा, भाग में। तो रो बराबर RA/L, ये सूत्र लिखा था आप लोगों ने। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है रो बराबर RA/L। R होता है प्रतिरोध, A होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, L होता है चालक की लंबाई। अब इसका मात्रक क्या आएगा, देखो R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम।
इंटू ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है मीटर स्क्वायर, बटे एल लंबाई है, लंबाई का मात्रा क्या होता है मीटर। 1 मीटर से मीटर कटेगा तो मात्रा क्या हो जाएगा इसका ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। और वीमा कितनी हो जाएगी, तथा वीमा ओम की तो सेम रहेगी, ओम की क्या थी M1L3 था क्या, T-3A-2 यही था ना ओम का, ठीक है, इनटू मीटर हो रहा है तो 1 L की पावर प्लस हो रहा है तो 3 और 1 कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अच्छा ये वीमा आ जाएगी M1L4 T-3A-2, ये प्रतिरोधकता की क्या आएगी वीमा आएगी। इसके बाद है विद्युत प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध अपनों ने पढ़ लिया, विद्युत प्रतिरोध का मतलब होता है विद्युत धारा के मार्ग में, आवेश के मार्ग में, इलेक्ट्रॉन्स की गति के मार्ग में जो बाधा होगी वो विद्युत क्या कहलाएगा प्रतिरोध कहलाएगा। और ये प्रतिरोध उत्पन्न होने का कारण होता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उनकी आपस में टक्कर, जिसके कारण क्या उत्पन्न होती है बाधा उत्पन्न होती है। आप देखो अपने पास 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है ओमीय पदार्थ, ओमीय पदार्थ या ओमीय युक्तियां, ये पेपर में प्रश्न आया है बहुत बार। दूसरा होता है अनओमीय पदार्थ। 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं ओमीय या अनओमीय। 1 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है किन्हीं 2 अनओमीय पदार्थों के नाम बताइए, या किन्हीं 2 ओमीय पदार्थों के नाम बताइए। 1 नंबर का यह प्रश्न बहुत बार बोर्ड में पूछा गया। अब सबसे पहले ओमीय पदार्थ कौन से होते हैं, अनओमीय कौन से होते हैं, ये बात करें। मैं बात करता हूँ ओमीय पदार्थ की। ओमीय पदार्थ वे सारे पदार्थ होते हैं जो V समानुपाती क्या रहते हैं I, जिनके लिए विभवांतर धारा के क्या होती है समानुपाती होती है, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है ओमीय पदार्थ। कोई भी ले लो चाहे, जिसके अंदर प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच में जो विभव में अंतर है वो उस प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के लिए क्या होता है समानुपाती होता है, वो ओमीय पदार्थ कहलाते हैं। ये वाला जैसे तो परिभाषा क्या होगी, ऐसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिनके लिए विद्युत विभवांतर का मान उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के क्या होता है समानुपाती होता है, ओमीय पदार्थ कहलाते हैं। दूसरा अनओमीय पदार्थ। अनओमीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके लिए या जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। अनओमीय का मतलब ऐसे पदार्थ जिनके अंदर अगर अपने धारा प्रवाहित करें तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर धारा के क्या नहीं होता है समानुपाती नहीं होता है, कोई ज़्यादा होता है कोई कम होता है, इक्वल नहीं होता है, तो ऐसे पदार्थों को अनओमीय पदार्थ कहा जाता है। इसको ग्राफ में दर्शाएं। इसका उदाहरण होता है जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, निर्वात नलिकाएं, ये सारी की सारी अनओमीय युक्तियां हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करती है। इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपने जो सेकंड लास्ट लेसन है उसमें। इनके लिए जो धारा ऐसे जैसे डायोड की बात करूं तो एक्स एक्स पे विभवांतर और वाई एक्स पर क्या ले अपने धारा, तो इनमें ग्राफ खींचे तो ऐसा सा ग्राफ आता है। यानी कि शुरू में विभव ज़्यादा बढ़ता है, धारा क्या बढ़ती है कम, फिर विभव कम बढ़ता है और धारा क्या बढ़ जाती है ज़्यादा बढ़ जाती है। अलग अलग आएंगे ग्राफ। तो ये पदार्थ कैसे पदार्थ कहलाते हैं अनओमीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। इसके बाद है कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ण कोड सिस्टम। कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ण कोड सिस्टम। देखो प्रतिरोध 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है तार आबद्ध प्रतिरोध। क्या होता है तार आबद्ध।
और दूसरा होता है कार्बन प्रतिरोध। प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, तार आबद्ध प्रतिरोध और कार्बन प्रतिरोध। देखो तार आबद्ध तो नॉर्मली जो तार वाला जो प्रतिरोध है अपने देख रहे हैं, तार जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये तार आबद्ध प्रतिरोध कहलाता है। ये जो प्रतिरोध होते हैं, तार आबद्ध जो प्रतिरोध होते हैं, इनका ताप गुणांक का मान बहुत ही कम होता है। ये लंबी दूरी तक इसकी सहायता से विद्युत धारा का संचरण करना लगभग असंभव है, क्योंकि तार की लंबाई बढ़ाते चले जाएंगे तो ऊर्जा का लॉस रास्ते में हो जाएगा, यानी कि दूसरे सिरे पर ऊर्जा पहुंचेगी ही बहुत कम। ये तार आबद्ध प्रतिरोध होता है। दूसरा होता है कार्बन प्रतिरोध। जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं ये इनके ताप गुणांक का मान उच्च होता है, और इसका उपयोग आपने देखा होगा रेडियो के अंदर, टीवी के अंदर जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर ऐसे प्रतिरोध बहुत सारे लगे होते हैं। एक तार सा होता है जिसपे 3-4 रंग के ऐसे मणिये से होते हैं। देखना आप रेडियो में मिलेगा, टीवी के अंदर मिलेगा। ये मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। ये कार्बन प्रतिरोध होते हैं। विशेष पर्पज के लिए इनका प्रायोगिक उपयोग में कार्बन प्रतिरोध काम में लिए जाते हैं। अब देखो कार्बन जो प्रतिरोध होते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं, अपने कैसे पहचाने कि इसके प्रतिरोध का मान कितना है। तो इसके लिए अपने पास एक सीक्वेंस रहता है। ये दिखने में ऐसा होता है, ठीक है। इसमें एक तार होता है जिसकी ऐसी ज्यामिति होती है। ये 2 टर्मिनल है जहाँ से अपने जोड़ते हैं प्रतिरोध को, 2 किनारे हैं प्रतिरोध के। ये 4 रंग होते हैं, 4 अलग अलग रंगों की ये पट्टियाँ लगी होती है, जिससे इस रंगों को देखकर हम बता सकते हैं कि इसके प्रतिरोध का मान, जैसे 2 ओम का है, 10 ओम का है, 5 ओम का है, कितना प्रतिरोध है। इसकी एक टेबल होती है इधर। सबसे पहले आता है रंग, फिर है अंक, गुणक और विश्वसनीयता। या सहजता। 4 होते हैं। अब देखो अंक अपने जानते हैं सारे, 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से 9 तक अंक होते हैं अपने पास। गुणक 10 की पावर से शुरू करेंगे। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 6, 7, 8, 9, -1, -2। ठीक है। आपने क्या करेंगे, 0 से लेकर 9 तक तो पहले चलेंगे 10 की पावर, और फिर 10 की पावर -1 और 10 की पावर क्या आएगी, -2। अब देखो रंग लिखते हैं अपने। सबसे पहले आता है काला रंग, फिर आता है भूरा, फिर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, एक होता है ग्रे और एक होता है सफ़ेद।
हाँ ठीक है, ये कलर होते हैं। ये क्रम अपने को याद रखना पड़ेगा। अगर ये टेबल में अपना क्रम गलत हो जाएगा तो ये आगे के सारे आंसर गलत हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले काला रंग होगा, उसके बाद भूरा, फिर लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर बैंगनी, फिर ग्रे और फिर सफ़ेद। आप देखो, अपने मान निकालते हैं इसका। जो ये पट्टियां होती है, सबसे पहले ये आता है अंक, दूसरे के लिए भी रहता है अंक, तीसरे के लिए आता है गुणंक और चौथे के लिए आता है सहजता या विश्वसनीयता। ये क्रम रहेगा प्रतिरोधों का कि आपको सामने ऐसे प्रतिरोध दे रखा है। प्रतिरोध दिखने में ऐसा होगा, एक ऐसी ज्यामिति होगी जिसके ऊपर 4 कलर होंगे, ऐसे ये 4 पट्टियां होंगी। तो पहला है वो उसका अंक आएगा, रंग का अंक आएगा पहले का। दूसरा भी किसको दर्शाएगा? अंक को। तीसरा जो रंग है वो किसको दर्शाएगा? गुणंक को। और चौथा रंग किसको दर्शाएगा? विश्वसनीयता या सहजता को। रंग ये कंटिन्यू हो गए, अंक ये 0 से 9 हो गए, गुणक अपने पास ये। ठीक है, इसके बाद नीचे इसमें 2-3 और होते हैं, सुनहरा, चांदी और वर्णहीन। यहां पर सुनहरा, इधर लिख देता हूं मैं, सुनहरा और चांदी कलर और वर्णहीन, ये रंग है। अंक, गुणंक और सहजता। ठीक है, अंक तो 0 से 9 ही होते हैं। गुणक के अंदर यहाँ पर इसके सीध में आएगा 10 की पावर -1 और इसके सीध में आएगा 10 की पावर -2। यहाँ पर आएगा +-5, +-10% और +-20%। ये टेबल रहेगी। ठीक है, देखो रंगों का क्रम क्या रखना है। सबसे पहले काला रंग, फिर भूरा, फिर लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, ग्रे, सफ़ेद, फिर सुनहरा, चांदी कलर और वर्णहीन। फिर दूसरी लाइन होगी अपने पास अंक। अंक अपने पास 0 से कितने होते हैं? 9। 0 से 9 तक आके रोक देना है इसको, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। फिर आएगा गुणंक। गुणक में चलेंगे 10 की पावर कहाँ से शुरू करना है? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक? 9 तक। और 9 के बाद फिर गुणक में 2 और चलना है। सुनहरे के सामने आएगा 10 की पावर -1 और चांदी रंग के सामने आएगा 10 की पावर -2। फिर आएगी विश्वसनीयता, कहीं नहीं आएगी। लास्ट जो ये 3 रंग है, सुनहरा, चांदी और वर्णहीन, इसमें यहाँ पर आएगी +-5%, +-10% और +-20%। ये टेबल अपने को इसी क्रम में याद रखनी होगी। और ये अपने को पता होना चाहिए कि पहले दोनों अंक आते हैं, बाद में गुणक आते हैं और फिर क्या आती है? सहजता आती है। अब प्रश्न आता है इसके ऊपर, कैसे आता है? जैसे आपके सामने ये लिखा हो जाए लाल, नीला, पीला और चांदी रंग। पेपर में प्रश्न आएगा सीधा 2 नंबर में या 1 नंबर में कि एक कार्बन प्रतिरोध है जिसके प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। उस कार्बन प्रतिरोध पर रंगों का क्रम लाल, नीला, पीला और चांदी है। ये प्रश्न है। आपको R का मान बताना है, प्रतिरोध कितना है मान बताओ उसका। रंग चारों बता दिया आपको, लाल है, नीला है, पीला और चांदी। तो आप कैसे बताओगे? सबसे पहले क्या आता है? अंक। तो पहला रंग कौन सा है? लाल। लाल देखो इसमें गिरा, इसका अंक कितना है? 2। फिर
दूसरा रंग कौन सा है? नीला। इसका भी क्या आएगा दूसरे का अंक? नीला देखो कहाँ है? 6, 26 हो गया। फिर तीसरा किसका क्या आता है? गुणक। तीसरा रंग कौन सा है? पीला। आप देखो पीला कहाँ पर है? इसका गुणक देखना है। गुणक कितना है इसका? 10 की पावर है 4। लास्ट में क्या आती है? सहायता। कौन सा रंग है? चांदी। ये रहा चांदी। इसकी सहायता कितनी होती है? ये आपका उत्तर है। 1 नंबर में प्रश्न आता है। ऐसे आपको रंगों के नाम दिए जाएंगे चारों के, और आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिरोध का मान बताइए कितना है। तो आपका आंसर होगा 26 × 10 की पावर 4 प्लस माइनस 10%। इसका मतलब कि थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है प्लस माइनस के अंदर 10%, ये प्रतिरोध का मान आएगा। तो ये टेबल अगर अपना ये क्रम गलत हो गया तो ये आंसर भी क्या हो जाएगा? गलत। ये क्रम रंग होगा सही। दूसरा प्रश्न घुमा के इसका आता है, आपको ये दे दिया जाएगा कि एक कार्बन प्रतिरोध है जिसके प्रतिरोध का मान इतना है, तो उस कार्बन प्रतिरोध पर जो रंग है उनका क्रम बताइए। आपको R दे दिया और क्या पूछ लिया आपसे? रंग। तो वापिस यहाँ आओगे शुरू में, क्या है? 2। आओ 2 कहाँ है? ये रहा। इसका क्या होता है? लाल। मतलब उनसे ये बनाया जा सकता है और इससे वो बनाया जा सकता है। ये है अपने पास कार्बन प्रतिरोध।